आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। लोगों में जाने अनजाने में कई आदतें ऐसी डेवलप हो जाती हैं जो आपकी दिनचर्या, आपकी पूरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है, लेकिन आपको इसके बारे में खबर नहीं होती। जैसे नाखून चबाना, कुर्सी पर झूलना, कंधे उचकाना, बार बार पलकें झपकाना या बैठे बैठे पैर हिलाना। इसमें भी अगर आप में बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत है तो आपको संभल जाना होगा। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक बीमारी है और इस बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हेलो डॉक्टर। कभी आपने गौर किया है पैरों में एक अजीब सी सनसनाहट को, जैसे पैरों में भयानक खुजली हो रही हो, एक अजब सी चमक और जलन महसूस हो रही हो। पैर हिलाने पर थोड़ा बेहतर लगता है, पर जैसे ही पैर हिलाना बंद फिर से वही एहसास होता है। रात में सोते समय ये और भी बढ़ जाता है, जिस कारण आपकी नींद टूटती रहती है। ये रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम नाम की कंडीशन है। बीमारी आम है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसका सही डायग्नोसिस नहीं हो पाता। पता ही नहीं चल पाता कि हो क्यों रहा है, और हो रहा है तो क्या ये चिंता की बात है या नहीं। बस इसी कन्फ्यूजन में असली काम नहीं हो पाता, वो ये कि सही टाइम पर डिटेक्ट नहीं हो पाता। मेडिकल न्यूज़ टुडे के मुताबिक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हर 10 में से एक इंसान को उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी हो जाता है। तो आज के हेलो डॉक्टर में बात हम इसी कंडीशन पर करेंगे। ये क्या होता है, किस वजह से होता है, इसका इलाज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप और लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है फोर्टिस एसएल हॉस्पिटल महिम में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कौस्तुभ महाजन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका आज तक रेडियो के हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में। थैंक यू। ओके सर, तो आज जिस बीमारी की हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे पैरों में एक अजीब सी सनसनाहट और भयानक खुजली, और ये मतलब पैर हिलाने पर जो है अक्सर हिलाने पर बेहतर महसूस होता है, जिसे मेडिकल टर्म्स में कहते हैं रेस्टलेस लेग। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले इसके सिम्टम्स और इलाज और डायग्नोसिस पे बात करने से पहले एक बहुत ही आसान भाषा में और लोगों की समझ के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम जो है वो होता क्या है? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी सीधा सीधा अगर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए तो एक पैरों में अजीब सी बेचैनी। ये जैसे उसका नाम है वैसे ही उसके लक्षण है। इनमें बेसिकली ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ये लक्षण लेके कि उनको नींद नहीं आती है, और काफी टाइम ये मिसडायग्नोज हो जाता है इंसोम्निया के लिए। मतलब नींद नहीं आने का एक बीमारी जो है। और अगर तुम बराबर से पूछो ये इन पेशेंट्स को तो वो आगे जाके बताते हैं कि उनके पैरों में एक अजीब सी बेचैनी, स्पेशली जब वो रात को सोने को जाते हैं बेड पे लेटने पर, ये चालू हो जाता है। और जैसे ही वो उठते हैं और चलते हैं ये बेचैनी पैरों की गायब हो जाती है। और फिर वापस जब वो लेटने को जाते हैं तो ये बेचैनी वापस चालू हो जाती है। ये जो डिस्क्रिप्शन है पैरों की बेचैनी वो काफी लोगों को बराबर से बताने को नहीं जमता है, क्योंकि वो एकदम ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। इसमें दर्द नहीं होता है, इसमें ना कांटों जैसी चुभन होती है, पर एक बेचैनी जैसे नीचे पैरों से वो सनसनाहट अंदर से आती रहती है, जिसे झटकने से या दबाने से कम हो जाती है या चलने से वो कम हो जाती है। तो ये उसके मेन लक्षण है। बाद में उसके सेकेंडरी लक्षण होते हैं कि जैसे जैसे ये पेशेंट्स को नींद नहीं आती है
वैसे वैसे नींद कम होने के वजह से काफी चिड़चिड़ापन हो जाता है। उसके अलावा थोड़ी बहुत थकावट रहती है दिन भर, और याददाश्त में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सेकेंडरी प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम है नींद कम आना। उसका कारण है ये अजीब सी बेचैनी पैरों में, और ये लगता है अजीब सी, मतलब ये काफी रेयर बीमारी होगी, ऐसा नहीं है, ये काफी कॉमन है। जी डॉक्टर, तो ये तो रेस्टलेस लेग की डेफिनेशन और ये क्या होता है और कुछ इसके लक्षण आपने बताए, लेकिन जैसे कि आपने कहा भी कि ये बहुत ही कॉमन है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये किन वजहों से होता है और किन किन लोगों को जो है वो ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये किसी स्पेसिफिक उम्र में कॉमन है ऐसा नहीं है। यंग पेशेंट्स में भी होता है, एल्डरली बुजुर्ग लोगों में भी होता है, मेल्स और फीमेल्स में भी इक्वली होता है। तो उम्र उस हिसाब से एक रिस्क फैक्टर नहीं है इसके लिए। कॉमन इन द सेंस 10% लोगों में दिख सकता है ये। मीन्स 10 में से एक आदमी को ये हो सकता है लाइफ में कभी ना कभी। और बिलीव मी, जब ये होता है तो बहुत प्रॉब्लम और फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि पेशेंट को इतनी नींद आती रहती है और फिर भी वो सो नहीं सकता है। क्योंकि नींद आती है, वो सोना चाहता है, सोने को जाता है, और वो पैरों में बेचैनी आती है, उसे सोने नहीं देती है, और फिर उसको उठ के चलना पड़ता है। बार बार ये लोग पैर दबाने को कहते हैं, या फिर किसी को जंप करने को बोलते हैं पैरों में। ये जो भी ऐसे घरों में होता है, रोज पैर दबाने बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बीमारी होती है। अभी इसके लक्षण हमने बताए, अभी हम कारण क्या क्या है। तो आयरन डेफिशिएंसी, मतलब लोहा की कमतरता के वजह से ये हो सकता है, ये उसके लिए रिस्क फैक्टर है। सीधी बात है कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो जो आयरन के स्टोर्स होते हैं हमारे शरीर में, फेरिटिन करके, वो पहले कम हो जाते हैं। वो कम हो जाने के बाद, काफी दिन वो कम होने के बाद, आयरन डेफिशिएंसी भी दिख जाता है, और फिर हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। कभी कभी तो इसके लिए आयरन डेफिशिएंसी मतलब सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमतरता नहीं, कभी कभी हीमोग्लोबिन नॉर्मल होके भी आयरन के स्टोर्स कम रहते हैं। मतलब शुरुआत में जब आयरन डेफिशिएंसी होने वाली होती है, उस दरमियान ये आयरन स्टोर्स कम होने की वजह से ये एक रिस्क फैक्टर और कारण हो सकता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होने का। ये सबसे कॉमन कारण हमने देखा है। दूसरे कारण है जैसे कि कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से, जो ये मेनली नसों की बीमारी है। जैसे नसों में से वो करंट निकल रही है, जिस जरूरत नहीं है फिर भी ये करंट निकल रही है पैरों में, स्पेशली जब आदमी रिलैक्स करने जाता है। तो ये नस क्यों इरिटेट हो रहे हैं? तो कुछ विटामिन डेफिशिएंसी जैसे B12 डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है। कोई नसों की बीमारी होती है, न्यूरोपैथी, जिसमें ये दिख सकता है। फिर स्ट्रेस इज ऑल्सो वन कॉज, स्ट्रेस की वजह से भी ये दिख सकता है। एंड इट कैन बी अ कॉज, इट कैन बी एन इफेक्ट, मतलब इसके वजह से ये हो सकता है, और फिर नींद कम होने की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से ये और होता है। तो ये एक विशियस साइकिल या विशियस चक्र जैसे बढ़ते जाता है। जी। और सर, जैसे कि आपने कहा कि इसमें जो सबसे बड़ी वजह जो रेस्टलेस लेग का होता है वो स्लीप डेप्रिवेशन है, नींद नहीं आती है। तो अगर किसी को क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशन है और उसको ये RLS भी हो जाए, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी हो जाए, तो फिर वो और भी किन किन चीजों के हायर रिस्क पर रहता है। So RLS as such is benign. Benign मतलब it is not something worrisome. ये कोई बड़ी बीमारी बाद में होने वाली है ऐसे नहीं है। पर हाँ, नींद कम होती है, उसके वजह से काफी प्रॉब्लम हो सकते हैं। और नींद कम होने के वजह से एक, सबसे पहले चिड़चिड़पन बढ़ जाता है। दूसरा, तुम फोकस नहीं कर पा सकते हो काम में, इसलिए तुम्हारी एफिकेसी डाउन हो जाती है। फोकस नहीं कर सकते हो अपने नॉर्मल काम में, नहीं इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें ड्राइविंग के वक्त भी दिक्कत हो सकती है। ये पेशेंट्स को ड्राइव करते वक्त आंखें पल के बंद हो सकती है और नींद आ सकती है। तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। फिर
स्लीप डिप्रिवेशन के वजह से मेमोरी इश्यूज नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ रीसेंट मेमोरी बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म में डिमेंशियाज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो और ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये डिमेंशिया का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। और स्लीप has been proven as a very important factor in preventing dementia, basically because जो ब्रेन का जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो स्लीप में होता है, और अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द फ्यूचर ब्रेन हेल्थ। हाँ, ओके सर। जब आपके पास ऐसे मरीज आते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की शिकायत को लेकर, तो किस तरह का डायग्नोसिस जो होता है जो हमारे लिसनर्स है, ताकि उन्हें पता चले कि अगर वो ऐसी कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन्हें पता हो कि किस तरह के टेस्ट होते हैं, मतलब कितना आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं उस वक्त जब आपके पास आते हैं लोग। तो ओवरऑल एक डायग्नोसिस के बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसके बाद हम ट्रीटमेंट पर आएंगे। पर जब आपके पास आते हैं तो आपका फर्स्ट जो रिकमेंडेशन होता है वो क्या होते हैं, किस तरह के टेस्ट वगैरह किए जाते हैं? ओके, तो ये एक बीमारी ऐसी बीमारी है कि जिसे एक्चुअली कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है डायग्नोस करने में। तो इसे कोई बड़ा टेस्ट एमआरआई या नर्स की टेस्ट लगती है ऐसे नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी हिस्ट्री लगती है। अच्छी हिस्ट्री मतलब पेशेंट की जो कंप्लेंट्स है उसको हम जोड़ते हैं और उससे हम निदान निकालते हैं। तो न्यूरोलॉजी की वही खासियत है कि सिर्फ हिस्ट्री से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं और कंफर्म भी कर सकते हैं। उसके कारण ढूंढने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम बोल सकते हैं हिस्ट्री से। क्यों हो रहा है उसके लिए फिर हमें कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं। उसमें जैसे कि मैंने बोला आयरन डेफिशिएंसी, तो फेरिटिन लेवल्स देखना होता है। दूसरा है कि कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज है। तीसरा है कि कुछ नसों की बीमारी है क्या। तो चौथा है ये रूटीन जो केमिकल्स कैल्शियम फॉस्फोरस वो सब चेक कर सकते हैं, रूटीन ब्लड टेस्ट। ये सब से हमें फिर मदद मिलेगी कि क्या कारण। अदरवाइज टू डायग्नोज आरएलएस और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम्स ओनली द हिस्ट्री इज इनफ मैडम। जी। और अब अगर हम इसके इलाज पर आए, तो जैसे कि क्या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो ला इलाज है, या फिर अगर नहीं है तो फिर वो किस तरह के जो ट्रीटमेंट है, मेडिकेशंस है वो दिए जाते हैं? ओके, सो डेफिनेटली ये ला इलाज तो नहीं है। इनफैक्ट इसका इलाज है, और इनफैक्ट ये उन बीमारियों में से है कि इसका इलाज मैजिकल हो सकता है। मैजिकल मतलब एक दवाई दी और वो पूरी तरह से ठीक हो गई, और पेशेंट को हमेशा फिर लगता है कि यार ये मुझे पहले क्यों नहीं समझा कि ये बीमारी ये है, और इसका इलाज भी दवाई से हो सकता है। तो इसके इलाज में तो उसका प्रोसेस समझना चाहिए कि ये क्यों होता है। दिमाग में डोपामिन करके एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल होता है, जिसकी कमतरता के वजह से ये होता है दिमाग के सर्किट्स में। और स्पेशली जब आप लेटने को जाते हैं तभी ये नसों को एक्साइट करता है। और तो उस केमिकल को मॉड्यूलेट करने के लिए दवाइयां होती है, और उस दवाइयों से इनको काफी हद से 90% आराम आ जाता है। कुछ लोगों को ये दवाई कुछ दिनों के बाद जैसे हमें उसका कारण मिलता है वो ट्रीट करने के बाद ये दवाई बंद कर सकते हैं, और कुछ लोगों को ये दवाई चालू रखना पड़ता है। पर दवाई का असर कभी कभी कम हो सकता है, तभी दवाई का डोज बढ़ाना पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक हल्के से डोज से काफी रिलीफ मिलता है। डॉक्टर्स को ये समझना चाहिए कि जो दवाई है वो काफी लोग सेंसिटिव, स्पेशली इंडियंस में काफी सेंसिटिव होते हैं दवाइयों को। तो हमेशा फुल डोज से नहीं चालू करके एकदम लो डोज से चालू करना होता है, ताकि पेशेंट का शरीर उस दवाई को एडजस्ट हो जाए और उसको वो सूट करे। कई बार ऐसा होता है कि पूरा प्रॉपर डोज चालू किया जाता है और फिर दवाई सूट नहीं होती है, और फिर पेशेंट वापस से बोलता है कि मुझे इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखती है। डेफिनेटली इट इज ट्रीटेबल मैडम। जी।
सर ये तो डॉक्टर्स के पास जाकर और ये सारे जो टेस्ट हैं और जो दवाइयां हैं मेडिकेशंस है, लेकिन जैसे कि होता भी है कि मेडिकेशन के साथ साथ कुछ चीज़ें हम घर पर भी कर सकते हैं ताकि वो कॉम्प्लीमेंट करे दोनों, मेडिकेशन भी और आप जो घर पर कोशिशें कर रहे हैं वो भी। तो होम रेमेडीज जो है मैं आपसे इस पर जानना चाहूंगी कि अगर किसी को इस चीज़ से परेशानी हो रही है, रेस्टलेस लेग परेशान कर रहा है, तो फिर किस तरह के जो है होम रेमेडीज लोग अपना सकते हैं, लाइक एक्सरसाइजिंग लेवल पर या डाइटिंग लेवल पर, या कुछ भी जो आप सजेस्ट करते हैं। ओके, तो इसमें मैं 3 चीजें बताऊंगा, एक जो चीजें नहीं करनी होती है और दूसरा जो चीजें करनी होती है। तो पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, काफी 80 to 90% लोगों को होम रेमेडीज मिलते हैं स्लीप, अच्छी नींद लगने की। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें अच्छी नींद नहीं लग रही है, उसका कारण आरएलएस है, तो आरएलएस को ठीक करना चाहिए। ये जो भी चीजें है कि चलना, फिर पैर दबाना या फिर टाइट सॉक्स पहनना, ये सब टेम्पररी रिलीफ देता है और कुछ हद तक रिलीफ दे सकता है। पूरा रिलीफ कई लोगों को नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें एकदम हल्के सिम्टम्स रहेंगे तो कर सकते हैं। दूसरा है कि यस, एक्सरसाइज करना जरूरी है, पर एक्सरसाइज में भी इम्पोर्टेंट चीज है कि ओवर जीलस, मतलब जरूरत से ज्यादा करेंगे तो नुकसान हो सकता है और ये सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। तो इट हैज टू बी, मतलब अगर तुम डेली जॉगिंग कर रहे हो या डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सी टू इट दैट यू आर वार्मिंग अप बिफोर, आप वो एडिक्वेट स्ट्रेचेस कर रहे हो और फिर ये एक्सरसाइजेस करो। दूसरा चीज है आपके शूज, सी टू इट दैट इफ अगर आपको अभी तक आरएलएस नहीं था और अभी अचानक आरएलएस चालू हो रहा है, तो आपके शूज अगर बदलने से वो आपको दिख रहा है, तो सी टू इट दैट यू ट्राई टू वेयर समथिंग मोर कंफर्टेबल, चेंज योर फुटवेयर एंड सी। तो ये सिंपल होम रेमेडीज है, बट दे आर नॉट like very magical, or they may not kind of treat you completely, but you can try this if the symptoms are very mild. ओके, Yes, ma'am. ठीक है सर। तो अभी अगर हम डाइट रिकमेंडेशंस की तरफ बढ़े, तो उन लोगों के लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से परेशान हैं, और मतलब क्या चीज़ें उनमें इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ें अपनी डाइट से हमेशा के लिए भूल जानी है? ओके, तो इसमें सिंपल है, 2 चीजें ही इम्पोर्टेंट है। एक तो जैसे मैंने बताया कि कुछ आयरन डेफिशिएंसी और कुछ B12 डेफिशिएंसी की वजह से है, तो 3 चीजें चाहिए। एक तो हरी सब्जी ज्यादा खाओ, दूसरा है आयरन तुम में ज्यादा रहना चाहिए, तो जिस चीज में आयरन ज्यादा है उससे भरपूर, ये डेट्स हो या लीफी वेजिटेबल्स हो, खजूर हो, वो सब तुम खा सकते हो। सेकेंड इज विटामिन डेफिशिएंसी। अभी इंडियंस में काफी कॉमन है ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी, स्पेशली जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं और जिनका मिल्क या दूध का इंटेक काफी कम होता है, तो उनको मैं कहूंगा जो प्योर वेजिटेरियंस है अपना B12 चेक कर सकते हैं और B12 को रिप्लेनिश कर सकते हैं, आइदर बाय डाइट, बाय इंक्लूडिंग milk products, and or by supplementation. That is for vitamin B. And third is in diet, try to avoid sweet things. ज्यादा शुगरी या मीठा चीज है वो अवॉइड करो, वो नसों के लिए इतना अच्छा नहीं है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम प्रेग्नेंट वुमेन में भी होते हैं, तो उनको कैसे आप मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे डील करने का? ओके, तो प्रेगनेंसी में you have to see most commonly iron deficiency is very common, तो इनको आयरन सप्लीमेंट्स देना बहुत जरूरी है। इन पेशेंट्स को हम यूजुअली ज्यादा दवाइयां देना नहीं उचित समझते हैं, जितने कम से कम दवाइयों से इनको राहत मिली तो अच्छा है। डेफिनेटली सिर्फ नींद की दवाई देके उनको नींद आएगी ऐसे नहीं है, और रेस्टलेस लेग के लिए ट्राई टू ट्रीट द कॉज। इसमें जो 2-3 दवाइयां हैं आरएलएस या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए, उसमें जो सेफ है प्रेगनेंसी के लिए वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एज सच होम रेमेडीज में वो कुछ करेंगे और उससे ये कम होगा, ऐसा अभी फिलहाल तो हमें उसका नॉलेज नहीं है। ठीक है सर। जैसे कि सर आप अभी कह भी रहे थे कि ये दवाइयाँ जो है किसी में बहुत ही कम दिनों के लिए चलती हैं, ज़्यादा वक्त भी नहीं लेता कि एक आध दो
महीने या जो भी है, जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो चला, उसके बाद दवाइयाँ जो है बंद हो जाती हैं। लेकिन क्या उसके बाद भी हमें डॉक्टर के संपर्क में रहने की जरूरत है? अगर कोई रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से परेशान हुआ हो पहले अपनी लाइफ में, दवाइयों से थोड़ी बहुत ठीक हो गई हो, तो उसके बाद भी क्या डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना जरूरी होता है? जो दवाइयां है आरएलएस की, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की, वो नॉट नेसेसरी 1-2 महीने ही चलेगी। जिनमें हमें कारण मिला है, वो कारण को अगर हमने करेक्ट किया है, हाँ, तो वो कारण करेक्ट करने के 1-2 महीने के बाद हम जो दवाइयां है आरएलएस की वो बंद कर पाएंगे। बट कुछ लोगों में हमें वो काफी दिन चालू रखना पड़ सकता है, और कुछ लोगों में हमें डोज भी बढ़ाना पड़ सकता है कुछ टाइम के बाद। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्या हमें उसका कारण मिला है और क्या हम उस कारण को ठीक कर पाए हैं। उस हिसाब से उसका ड्यूरेशन डिसाइड होता है दवाइयों का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की डॉक्टर को फॉलोअप्स करने होते हैं, हाँ, क्योंकि अगर ये दवाइयां चालू है तो उस दवाइयों को ऊपर नीचे करने के लिए हम तो चाहते हैं कि बाबा कब जब जितना जल्दी हो सके दवाई बंद करें, तो उस के लिए फॉलोअप्स लग सकते हैं टू डिसाइड टू रिड्यूस द मेडिकेशंस, यस और नो। ये तो सारी बातें हुई इसके बारे में, लक्षण के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, खुद से होम रेमेडीज पे हम क्या क्या कर सकते हैं, दवाइयों के बारे में। लेकिन फिलहाल खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सजेशन भी लेना चाहूंगी कि जाते जाते कुछ और चीज जो आप बताना चाहते हो इस रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में, क्योंकि इस पूरे बीमारी का एक क्रक्स तो यही है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो रहा है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो डिटेक्शन को लेकर मैं सजेशन आपसे मांगना चाहूंगी कि कैसे लोगों को आप अवेयर करना चाहेंगे कि वो इसे डिटेक्ट कर सके। इसमें मेन चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसे भी नींद जल्दी लग नहीं रही है और उसमें नींद नहीं लगने का कारण अगर पैरों में एक बेचैनी जैसी दिक्कत है, तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम इज अ वेरी टॉप कंटेंडर एज अ डायग्नोसिस। एंड फिर आप लकी हो क्योंकि ये एकदम आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। और आप जो काफी लोग इतने सालों से इनफैक्ट भटकते रहते हैं ये डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक, नींद की दवाई चालू रहती है फिर भी नींद नहीं आती है, उदासी होती है फिर उदासी की दवाई चालू होती है, ढेर सारा ऐसे 5-6 दवाइयां होती है और हमें सरप्राइज होता है कि जो मेन दवाई है वो चालू ही नहीं है। तो इसलिए ये तुम खुद से अवेयर हो जाओ कि नींद क्यों नहीं आ रही है। अगर वो पैरों की बेचैनी की वजह से है तो प्लीज कोई नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को मिलो। और वो 3 प्रश्न पूछेगा मेन, कि एक कि क्या आपके सिम्टम्स रात को सोते समय ही होता है और लेटने पर होता है, तो यूजुअली उसका आंसर यस होता है। दूसरा है क्या आपके सिम्टम्स फ्लैट लेटने पे बढ़ता है, और तीसरा है क्या आपके सिम्टम्स पैर झटकने से या चलने से या किसी के दबाने से वो सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अगर इन तीनों प्रश्न का उत्तर जवाब हाँ है तो आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है और आप लकी हो, आप दवाई लेके 99% आपको ठीक लगना चाहिए अगर दवाई सूट हो जाता है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आपने भी डॉक्टर साहब की बातें ज़रूर सुनी होंगी। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका पता नहीं चल पाता, क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। उन्हें पैरों में बेचैनी होती है पर वो इसकी वजह नहीं जान पाते, और फिर क्या, ये दिक्कत सालों साल चलती रहती है। इसीलिए अगर आपको डॉक्टर साहब के बताए गए इन 3 सबसे ज़रूरी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप समझ जाइए आपको डॉक्टर से कंसल्टेंट की ज़रूरत है, और वो भी सही समय पर इलाज मिल जाएगा तो ज़रूर मदद मिलेगी, नहीं तो ये आम बीमारी परेशान लंबा करती है। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। आप हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में किसी और बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। हमारे लिए अगर कोई सलाह है, सुझाव है, शिकायत है तो उसका भी स्वागत है। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हब-हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम खुशबू है। इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं।
और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।